बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 27 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 28 मुलाहिजा फरमाएं। काश मेरी ये आशा पूरी हो सकती। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। रत्ना कुछ और आगे सिरक गई। अब हमारी गुफ्तगू का मौजू भी बदल गया था। उसने मेरी कमीज के बटन खोल दिए और मेरे बालों भरे सीने पर हाथ फेरने लगी। मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे किसी तालाब में पानी की पुरसकून सतह पर कंकर फेंक दिया गया हो। हिजान खेज लहरें मेरे अंदर चारों तरफ फैलने लगी। रत्ना की सांसों की गर्मी ने मेरे अंदर आग सी भड़का दी और ये आग इस तरह फैली कि मेरे लिए इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और मैं शोलों में घिरा हुआ उस अलाव में जलता रहा। होश उस वक्त आया जब तूफान गुजर चुका था। मैं बेड पर अकेला पड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। रत्ना वहां नहीं थी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। अभी चंद मिनट पहले रत्ना उन लोगों के बारे में बातें कर रही थी जिन्होंने हमदर्द बनकर उसको लूटा था। मैंने भी उससे हमदर्दी का इजहार किया था। उसे दुनिया की मजलूम तरीन औरत करार देकर उसका हौसला बढ़ा दिया था। उसकी बर्बादी का इंतकाम लेने के लिए उसका साथ देने के दावे कर रहा था। लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया था? मैं उन लोगों से कितना मुख्तलिफ साबित हुआ था जो हमदर्द बनकर उसे लूटते रहे थे। ये सब कुछ सोचते ही दिल में मैं मुस्कुरा दिया। मैंने रत्ना के साथ कोई धोखा नहीं किया था। उसे कोई फरेब नहीं दिया था। वो तो बहती गंगा थी जिसमें मैंने भी हाथ धो लिए थे। उस पर तो शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई खिड़की की तरफ देखा। 12:15 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया और फिर कदमों की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। रत्ना दोनों हाथों में चाय के मग उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने वही शबे ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। मैंने बेड पर पड़ी हुई चादर अपने ऊपर डाल ली। मैं तो समझी थी तुम सो गए। उसने दोनों मग मेज पर रख दिए और खुद सामने कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन मैं आज तुम्हें सोने नहीं दूंगी, इसलिए जरा स्ट्रांग किस्म की चाय बनाकर लाई हूँ। तुम्हारी बातों ने मुझे झुंझोड़ कर रख दिया है। आज मैं सारी रात तुमसे बातें करूंगी, बहुत सारी बातें। लो चाय पियो ताकि तुम्हारी नींद उड़ जाए। नींद तो क्या, मेरे तो होशो आवाज भी उड़ चुके हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा और मग उसके हाथ से ले लिया। मैं तो पता नहीं किस किस के होश उड़ा चुकी हूँ। खुद आज पहली बार होश में आई हूँ। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे पहले ही रोज ये सोचना चाहिए था कि यहाँ हर शख्स बिल्डर है। पहले बिल्डर ने धोखे से मुझे इस रास्ते पर डाला था और उसके बाद हर शख्स बिल्डर बनकर मुझे आगे धकेलता रहा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। किसी ने आज तक ऐसी बातें नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि मैं भी सर उठाकर चल सकती हूँ, दूसरों की आंखों में डालकर आंखें बातें कर सकती हूँ। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है और तुम ऐसा जरूर करोगी, मैंने जवाब दिया। हम चाय की चुस्कियां लेते और बातें करते रहे। रत्ना ने अपने बारे में एक एक बात बता दी थी और ये इंकिशाफ भी हुआ कि उसका असली नाम रत्ना नहीं सरिंदर कौर है और उसका ताल्लुक जालंधर के एक सिख घराने से है। रत्ना ने पूरी रात जागते और बातें करने का प्रोग्राम बना रखा था और वो वाकई जागती और बातें करती रही। नींद मुझे भी नहीं आई। मैं भी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनता रहा। उसने दिलचस्प इंकिशाफ भी किया कि उसका बास तीजा सिंह बिंडर उसकी खलूवत में आने वाला पहला मर्द नहीं था। उसकी मंगनी हो चुकी थी और पहली मर्तबा उसके मंगेतर ही ने उसे कली से फूल बनाया था। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात पर कायम था कि शादी उससे करेगा। अब पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो चुके हैं। इसी दौरान मैंने अपने घर से कोई राब्ता नहीं रखा। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर खप चुकी हूँ। ये खूबसूरत जगह है, मैंने कहा। यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। एक मर्तबा मैंने बाजार में 2 सिखों को भी देखा था। तुम्हारी कभी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो तुम्हारे शहर का हो और तुम्हें जानता हो? एक बस ड्राइवर बेल्द सिंह, रत्ना ने जवाब दिया। यूं तो वो जालंधर में हमारे महल्ले का रहने वाला है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, मगर वो मुझे नहीं जानता। वो जयपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है और हर दूसरे दिन बस लेकर यहाँ आता है। उसने कई मरतबा हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाना भी खाया। 1-2 मरतबा उसने इशारों कनाइयों में मेरे साथ वक्त गुजारने की बात भी की थी, मगर मैंने उसे कभी घास नहीं डाली। शायद इसलिए कि वो तुम्हें पहचान ना ले, मैंने कहा। जब मुलाकात बेतुकल्फाना हो तो बातों में ऐसी कोई बात निकल ही आती है। हाँ, यही समझ लो, रत्ना ने जवाब दिया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज चुके थे, लेकिन रत्ना का खामोश होने का कोई इरादा नजर नहीं आता था। वो अभी तक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो कभी एक टांग दूसरी टांग पर रख लेती और कभी दूसरी टांग पहली टांग पर। मैं बेड की पूछ से टेक लगाए नीम दराज था और बार बार मेरी नजरें उसकी तरफ उठ रही थी। आखिरकार वो कुर्सी से उठकर बेड पर आ गई और नीम दराज होकर मेरी चादर का कुछ हिस्सा अपने ऊपर खींच लिया। उसकी बातों का सिलसिला अब भी जारी था। मेरी आंख दोपहर 12 बजे के करीब खुली। रत्ना उस वक्त भी गहरी नींद में सो रही थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर। मैंने बड़ी आहिस्तेगी से उसका हाथ हटाया। बेड से उतरकर अपने कपड़े उठाए और कमरे से निकलकर बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद जब मैं बाथरूम से निकला तो रत्ना उस वक्त भी सो रही थी। मैंने झुंझोड़ कर उसे जगाया तो उस वक्त भी शरारत के मूड में नजर आई। मैं पीछे हट गया। 1 बजने वाला है, मैं जा रहा हूँ। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। तुम उठकर दरवाजा बंद कर लो। 1 मिनट। वो बिस्तर से उठ गई।
ड्रेसिंग टेबल की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें से 2 चाबियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आजकल मैं आमतौर पर रात 10:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। वैसे एहतियातन तुम ये चाबियां अपने पास रख लो। एक चाबी वायर वाले गेट की है और एक अंदर वाले दरवाजे की। जब कभी इधर आओ, मैं घर पर ना हूँ तो ठीक है। मैंने चाबियां लेकर जेब में रख ली। मैं 1-2 दिन में तुमसे मुलाकात करूंगा और फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। रत्ना बाहर वाले दरवाजे तक मेरे साथ आई। इत्तेफाक से उस वक्त गली में कोई नहीं था। रत्ना दरवाजा बंद करके वापस जा चुकी थी। मैं इधर उधर देखे बगैर गली में एक तरफ चलता रहा। पेट्रोल पंप के इलाके में आकर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया। मैं कल बहुत देर तक बाजार में घूमता रहा। रात को रत्ना से भी बहुत सी बातें हुई, मगर परसों रात के वाक़े का जिक्र कहीं नहीं सुना था। शक्तिलाल और उसके साथियों ने नागराज के कॉटेज पर परसों हमला किया था। उस हमले में एक नागराज का आदमी मारा गया था और एक शक्ति का दोस्त शंकर जख्मी हुआ था। उस हमले की वजह से नागराज को वहां से भागना पड़ा। मैं कॉटेज पर शक्ति को उस हमले से चंद घंटे पहले बेला को बता चुका था कि नागराज कहाँ छुपा हुआ है। उसने ये भी कहा था कि नागराज उसी रात वो कॉटेज छोड़कर भाग जाएगा और उसके बाद मैंने टेलीफोन पर भी नागराज को धमकी दे दी थी। इन सारी बातों के पेश नजर इसमें शुबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कॉटेज पर हमले के सिलसिले में मेरा ही नाम आएगा। मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि पूरे शहर में कहीं भी उस हमले के बारे में कुछ सुनने में नहीं आया था। हालांकि पहले कोई मामूली सी बात भी होती तो पूरे शहर में हंगामा उठ खड़ा होता था। रत्ना एक रेस्टोरेंट में वेटरेस थी जहां बांध बांध के लोग आते थे। अगर रेस्टोरेंट में ऐसा कोई जिक्र हुआ होता तो रत्ना भी उसका जिक्र जरूर करती। इस वक्त मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था वहां भी बहुत से लोग थे। मुख्तलिफ आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी, मगर ऐसी कोई आवाज सुनने में नहीं आई जिससे मैंने ये राय कायम की कि नागराज के हुक्म पर इस वाक़े को छुपाया गया था। इसमें यकीनन उसकी तौहीन थी कि वो मुझसे डर कर भाग गया था। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर हस्बे मामूल मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर काटता हुआ राधा वाले कॉटेज पर पहुंच गया। बाहर का गेट आधा खुला देखकर मुझे कुछ हैरत हुई। अंदर दाखिल हुआ तो बरामदे वाला दरवाजा भी चौपट खुला हुआ था। मैं राधा को आवाजें देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तमाम कमरों की बत्तियां जल रही थी और राधा गायब थी। मैं बस कमरे में बेइसो हरकत खड़ा रह गया। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। कॉटेज की सारी बत्तियां जल रही थी। इसी कमरे की 2 कुर्सियां उल्टी हुई थी और सोफा भी अपनी जगह से हटा हुआ था। कॉटेज का पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने उस दरवाजे से बाहर निकलकर इधर उधर देखा और फिर दोबारा अंदर आ गया। जिस कमरे में हम सोया करते थे वहां भी कुछ उबतरी दिखाई दे रही थी। चारपाई पर बिछा हुआ बिस्तर भी बेतरतीब था और नीचे रखे हुए ट्रंक की सारी चीजें भी फर्श पर बिखरी हुई थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जो कुछ हुआ था रात ही के किसी वक्त हुआ था। अगर दिन में हुआ होता तो तमाम कमरों की बत्तियां ना जल रही होती। मेरा दिमाग फिरकी की तरह घूम रहा था। क्या वो नागराज के आदमी थे? उन्हें किस तरह पता चल गया था कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और उन्होंने रात को यहाँ पर रेड कर दिया था और वो राधा को उठाकर ले गए थे। सामान की बेतरतीबी और उबतरी बता रही थी कि राधा ने जबरदस्त किस्म की मुजाहमत की होगी। वो उसे साथ ले गए थे। उस पर तशद्दुद करके मेरे बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे और राधा उन्हें मेरे बारे में क्या बता सकेगी। ये इत्तेफाक था कि मैंने इसी दौरान 2 ठिकाने बना लिए थे जिनके बारे में राधा को भी इल्म नहीं था। शक्तिलाल का इंसानों वाला अस्तबल जहाँ किसी हंगामी सूरत हाल में मुझे पनाह मिल सकती थी और रत्ना का कॉटेज। रत्ना के कॉटेज का बंदोबस्त तो गुज़िश्ता रात ही हुआ था। राधा को मैंने इससे पहले भी रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया था, ना ही वो शक्तिलाल के बारे में किसी को कुछ बता सकती थी। अलबत्ता शक्ति के पास मुझे राधा ही ने भेजा था। हो सकता है वो उन लोगों को लक्ष्मी के बारे में बता दे। मेरे लिए ज्यादा देर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। जो कुछ भी हुआ था रात ही को हुआ था और वो लोग जाते हुए तमाम दरवाजे भी खुले छोड़ गए थे और मुमकिन है दूर किसी जगह पर छुपकर कॉटेज की निगरानी कर रहे हो। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। चारपाई के साथ मेज पर कैराकोफ राइफल और राधा वाला पिस्तौल रखा रहता था। अब वो दोनों चीजें गायब थी। वो लोग यहाँ से भी कुछ न कुछ ले गए होंगे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने आखिरी बार इधर उधर निगाह दौड़ाई। बाथरूम का दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मेरे कदम गैर इरादी तौर पर उस तरफ बढ़ गए। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ से दबाव डाला। दरवाजा 3-4 इंच के करीब मजीद खुल गया, मगर फिर इस तरह अटक गया जैसे पीछे कोई चीज आ गई हो। मैंने 1-2 मरतबा हल्के हल्के झटके दिए, मगर दरवाजा पीछे किसी चीज से अटक रहा था। अब मैं झटके देने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को पीछे धकेलने लगा। उसमें इतना खला पैदा हो गया कि मैं अंदर जाकर देख सकता था। और फिर जैसे ही मैंने उस खला में सर डालकर अंदर देखा, मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। अब तक मैं यही समझ रहा था कि अंदर खूंटी पर टंगा हुआ कोई कपड़ा वगैरह फर्श पर गिर गया होगा, जिससे दरवाजे में रुकावट पैदा हो रही थी। मगर वो कोई कपड़ा नहीं था, राधा थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी और दरवाजा उसके पैर से अटक रहा था। मैं नीचे बैठ गया और हाथ अंदर करके राधा का पैर पीछे हटाने लगा और फिर दरवाजे में इतनी जगह पैदा हो गई कि मैं आड़ा तिरछा होकर अंदर दाखिल हो सकता था। मैं एक बार फिर कांप कर रह गया। राधा फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी।
उसके हाथ और पैर पुष्ट पर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और उस पर भी पट्टी बंधी हुई थी ताकि कपड़ा बाहर न निकल सके। राधा, राधा! मैं घुटनों के बल बैठकर राधा को हिलाने लगा, मगर वो बेहोश थी। सबसे पहले मैंने पट्टी खोलकर मुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकाला, फिर हाथों और पैरों की बंदिशें खोल दी। राधा को बेड पर सीधा लिटाकर मैंने अपना कान उसके सीने से लगा दिया। वो जिंदा थी, मगर दिल की धड़कन बहुत मध्यम थी। मैं सीधा होकर उसका जायजा लेने लगा। उसके जिस्म पर कई जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। रानों पर, सीने और पेट और बाजू पर लगता था जैसे किसी दरिंदे ने दांतों से बूंद दिया हो। मैं उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। चेहरे पर बार बार पानी के छींटे देने के साथ मैं उसे आवाज देता और झुंझोड़ता भी रहा। राधा तकरीबन 20 मिनट बाद होश में आई। आंखें खोलने के बाद देर तक उसके आवाज बहाल नहीं हो सके। वो हैरान और अजनबी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसका सर उठाकर पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। 1-2 घूंट पीने के बाद उसने गिलास हटा दिया। राधा, होश में आओ। राधा, ये मैं हूँ, नाजी। मैं उसका गाल थपथपाते हुए कह रहा था। दूसरा हाथ मैंने उसके सर के नीचे रखा हुआ था। होश में आओ राधा, ये सब क्या हुआ? कौन लोग थे वो? वो कई मिनट तक अजनबी और वैरान नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर होंठ फड़फड़ा कर रह गए। मैंने उसका सर तकिए पर रख दिया, चादर उड़ाई और कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले मैंने बाहर वाले दरवाजे बंद किए और फिर बावर्ची खाने में घुस गया। चाय बनाने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैं दोनों कप लेकर राधा वाले कमरे में आ गया। वो बेड की पूंछ से टेक लगाए दीवार को घूर रही थी। मैंने दोनों कप मेज पर रख दिए और बेड पर उसके करीब बैठ गया। वो कौन थे राधा? मैंने पूछा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर एकदम मुझसे लिपट गई। उसके होंठों से सिसकियां खारिज हो रही थी। मैं उसका कंधा थपथपाने लगा और फिर आहिस्तगी से उसे पीछे हटा दिया। वो जो कोई भी थे राधा, बच नहीं सकेंगे। मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ लूंगा। चाय पी लो, मैंने कहते हुए कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। राधा का हाथ काम कर रह गया। वो कप को ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रही थी। मैंने उसे अपने हाथ से चाय पिलाई, उसका खाली कप बेज पर रखकर अपना उठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। राधा की हालत देखकर मैं अंदाजा कर सकता था कि वो किस खौफनाक सूरत से गुजरी होगी। वो अब भी ओले ओले कांप रही थी। पता नहीं कब से बाथरूम में बंधी हुई थी। मैंने कप मेज पर रख दिया। राधा एक बार फिर मुझसे लिपट गई। इस मर्तबा मैंने भी उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और उसकी पुष्ट थपथपाते हुए तसल्ली देने लगा। इस वक्त दिलासे और हमदर्दी की जरूरत थी। वो पहले सिसकियां भरती रही, फिर होंठों से कराहें खारिज होने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने आप पर काबू पा सकी। उसने चादर उतार दी और अपने बदन पर जख्मों को देखने लगी। साफ लग रहा था कि उसे दांतों से बम्बोड़ दिया गया था। कहीं जोर से दांत गाड़े गए थे कि खून निकल आया था और कहीं दांतों के निशान के साथ आसपास की जिल्द नीली पड़ गई थी। जिसने भी ये हरकत की थी वो कोई जनूनी ही हो सकता था। बाथरूम में डेटोल की बोतल रखी हुई थी। राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं डेटोल की बोतल उठा लाया और कपड़े का एक किनारा भगोकर जख्म साफ करने लगा। राधा के होंठों से सिसकारियां निकल रही थी। फिर उसने सख्ती से दांत बींच लिए। राधा उसके बाद भी देर तक सिसकियां भरती रही। मैंने उसे चादर उड़ा दी। अब वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कौन थे वो लोग राधा? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम इत्मीनान रखो, नाजी इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी तौहीन का बदला ना ले सके। तुम जानती हो मैं तूफान से टकरा जाने की हिम्मत रखता हूँ। मैं उन लोगों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। राधा चंद में मेरी तरफ देखती रही, फिर उसके होंठों से सरसराती आवाज निकली। बेला! वो बेला थी। उसके साथ 2 मुस्टंडे भी थे। बेला तो एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रही और वो दोनों मुझे बेड़ियों की तरह नोचते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेला को यहाँ इस ठिकाने का पता कैसे चला? मैंने कहा। तुम कई रोज तक बेला के करीब, बल्कि बहुत करीब रह चुके हो, मगर उसे जान नहीं सके। राधा ने जवाब दिया। परसों शाम प्रेम नोर्स रेस्टोरेंट में उससे मुलाकात हुई थी। उसने 2 बातें कही थी। एक तो ये कि तुम्हें इस शहर से निकल जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी और मुझे धमकी दी थी कि मुझ पर कुत्ते छोड़ देगी, और आज 2 कुत्ते साथ लेकर आई थी। मेरा सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है, यानी उसे हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? मैंने अपना सवाल दोहराया। मैं वही तो बताने जा रही थी, राधा ने जवाब दिया। बेला के साथ रहने के बावजूद तुम उसे जान नहीं सके। वो बहुत चालाक है। परसों शाम भी उसने इस तरह हमारी निगरानी शुरू करवा दी कि हर किस्म की एहतियात करने के बावजूद मुझे शुबा नहीं हो सका। परसों रात ही से हमारे काटे की मुसलसल निगरानी की जा रही थी। उन्हें शायद तुम्हारे बाहर जाने का इंतजार था। कल रात 1 बजे के करीब बेल बजी तो मैं समझी कि तुम वापिस आए हो। मैंने बेधड़क दरवाजा खोल दिया। बेला की शक्ल देखते ही मैं बदहवास हो गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकती, बेला के दोनों मुस्टंडे मुझे अंदर धक्के देते हुए आ गए। बेला की बातों से अंदाजा हुआ कि वो इस बात से वाकिफ थी कि तुम कॉटेज में मौजूद नहीं हो। वो तुम्हारे बारे में पूछती रही। उसने ये भी कहा कि पिछली रात तुम कॉटेज पर हमले से भी नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके कहने के मुताबिक वो अगर चाहती तो कल दिन में किसी भी वक्त हमारे कॉटेज पर हमला करके हम दोनों को खत्म कर सकती थी।
लेकिन वो तुम्हें आज शाम तक मोहलत दे चुकी है। आज उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हें ये बावर कराने के लिए किया गया कि वो जो कुछ कहती है उस पर अमल भी करती है। उसने जाने से पहले तुम्हारे नाम पैगाम दिया कि वो आज शाम के बाद तुम्हें इस शहर में नहीं देखना चाहती। अगर तुम कहीं नजर आए तो तुम्हें मौत के काट उतार दिया जाएगा। मैंने उसके पैगाम का मफहूम समझ लिया है। मैंने कहा, लेकिन बेला ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे भुगतना पड़ेगी। उसका भी तुम्हारी आंखों के सामने यही हशर होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बेला इस कदर गिरी हुई हरकत करेगी। एक औरत दूसरी औरत की इस तरह तजलील करेगी। लेकिन बेला शायद औरत नहीं, कोई बदरू थी। उसके लाए हुए गुंडे भेड़ियों की तरह राधा की बोटियां नोचते रहे और वो करीब खड़ी तमाशा देखती रही। बेला के यहाँ तक पहुंच जाने की बातें सुनने के बाद मेरे लिए सोच के और बहुत से दरवाजे खुल गए थे। उसे ये भी यकीन हो गया कि उस रात झील के किनारे वाले कांटे पर हमला मैंने ही किया था। उस हमले में विजय मारा गया, मगर विजय शायद उनके लिए ज्यादा अहम नहीं था। लेकिन चूंकि नागराज को हुजीमत उठाना पड़ी, मेरी वजह से उसे वो ठिकाना छोड़ना पड़ा और उसके रिएक्शन के तौर पर राधा के साथ वैश्याना सलूक किया गया। इस तरह बेला मुझे ये पैगाम देना चाहती थी कि वो मेरे खिलाफ जब चाहे खतरनाक कदम उठा सकती थी। बेला ने बड़ी होशियारी और चालाकी से हमारे उस ठिकाने का पता चला लिया। लेकिन क्या वो शक्ति और रत्ना के बारे में भी वाकिफ थी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरे पास ऐसा कोई और ठिकाना भी नहीं था जहां फौरी तौर पर पनाह ली जा सके। बेला शायद पहली मर्तबा अपनी बात पर कायम रही थी। मेरा ठिकाना मालूम करने के बावजूद उसने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि मेरे कांटे से जाने का इंतजार किया था और उसके बाद ही राधा पर तशद्दुद किया था। लेकिन बेला की दी हुई मोहलत आज शाम तक थी और मैंने यकीन कर लिया था कि शाम तक वो कोई कदम नहीं उठाएगी। मगर उसके बाद जानूम की तमाम बलाएं हमारे पीछे लग जाएंगी। ये काठी तो अब महफूज नहीं था। हमें किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जो महफूज हो और हम शाम से पहले वहां मुंतकिल हो सके। शक्ति या रत्ना के ठिकानों पर मैं जाना नहीं चाहता था। कम से कम उस वक्त तक उनसे दूर रहना चाहता था जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो ठिकाने बेला की नजरों में नहीं आए। राधा, मैंने उसकी तरफ देखा। ये जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं है। हमें शाम से पहले किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए। मगर कोई जगह मेरी समझ में नहीं आ रही। एक और महफूज जगह है मेरे जहन में, राधा ने कहा। कौन सी जगह? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर शांता, राधा ने कहा। डॉक्टर शांता? मैं चौंक गया, लेकिन मेरा ख्याल है वो जगह महफूज नहीं है। कैंप में धमाकों के बाद शमिया ने उन्हें पंडित बैरू के मंदिर के बारे में बता दिया था। डॉक्टर शांता के बारे में भी बता दिया होगा। शमिया मेरे साथ वहां जा चुकी है। शमिया ने नहीं बताया, राधा ने कहा। अगर बताया होता तो वो लोग मंदिर की तरह डॉक्टर शांता के मकान को भी जला कर राख कर डालते। लेकिन क्या शांता पर एतमाद किया जा सकता है? वो अलका की दोस्त थी और अलका हमारे हाथों मारी गई है। मैंने कहा, डॉक्टर शांता अलका की नहीं, मेरी दोस्त थी। राधा के होंठों पर पहली बार खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शांता से पहले मेरी ही दोस्ती हुई, फिर अलका अग्निहोत्री से बेदुकल्फी बढ़ गई। शांता अब भी मेरी दोस्त और मुझे यकीन है कि इस मौके पर वो हमारी मदद जरूर करेगी। और यूं भी वो तुमसे बहुत मुतासिर है। तो ठीक है, मैंने कहा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस वक्त दिन की रोशनी में राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ, हम शाम होने का इंतजार नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया। राधा उठकर बाथरूम में घुस गई, मुंह हाथ धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और फर्श पर फैले हुए कपड़े उठा कर देखने लगी। आखिरकार पेटीकोट ब्लाउज पहनकर ऑरेंज कलर की साड़ी लपेटने लगी। फिर जरूरी चीजें समेटकर एक बैग में डाल दी। मेरा ख्याल था कि इस वक्त भी कहीं दूर से कॉटेज की निगरानी हो रही होगी। हमने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अंदर की बत्तियां जलती रहने दी थी। इस वक्त 5 बजने वाले थे। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी। नरम धूप बड़ी भली लग रही थी। कॉटेज से निकलकर सड़क पर आकर 2-4 कदम उठाते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे चेहरे पर चमक सी पड़ी और आंखें एक लम्हे को चुंधिया सी गई। मैं उस जगह रुककर मोहतात अंदाज में इधर उधर देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। दाईं तरफ सड़क के साथ पहाड़ी पर जरा ऊपर कद आदम झाड़ियों में शायद कोई मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल तो दिखाई नहीं दे रही थी, अलबत्ता उसके हैंडल पर लगा हुआ आईना झाड़ियों की शाखों से कदरे ऊपर को निकला हुआ था, जिस पर धूप पड़ रही थी और उस आईने की चमक ही मेरे चेहरे पर पड़ी थी। निगरानी के बारे में मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मोटरसाइकिल थी तो उसके साथ यकीनन कोई आदमी भी झाड़ियों में छुपा हुआ होगा जो नजर नहीं आया। मैंने सड़क पर रुककर इधर उधर देखा था कि निगरानी करने वाले को किसी किस्म का शुबा ना हो सके। मैं राधा के साथ सड़क पर चलने लगा। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और किसी वक्त वो कराह भी उठती थी। मैंने राधा को अपने चेहरे पर पड़ने वाली शीशे की चमक और पहाड़ियों पर झाड़ियों में छुपी हुई मोटरसाइकिल के बारे में बता दिया। अगर वो हमारे पीछे लगा तो? राधा ने कहा। शांत रहो, मैं उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा, मैंने जवाब दिया। हम तकरीबन 200 गज के फासले पर थे और जैसे जैसे चलते जा रहे थे फासला बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान हमने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तकरीबन 100 गज आगे एक मोड़ था। वो मोड़ घूमते ही थोड़ी देर के बाद मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। आराम से चलती रहो और पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने राधा से कहा। 3-4 मिनट बाद मोटरसाइकिल की आवाज कुछ और वाज़ेह हो गई।
मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब वो मोटर बाइक भी इसी सड़क पर मुड़ गई थी जिस पर हम जा रहे थे। ये सड़क दूर दूर तक वीरान थी। मोटर बाइक की आवाज करीब महसूस करके मैंने पीछे मुड़कर देखा। मोटरसाइकिल सवार इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे महज आउटिंग के लिए निकला हो। बाइक की रफ्तार भी बहुत हल्की थी। मैंने राधा की तरफ देखा और सड़क के बीच में आकर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा करने लगा। मोटरसाइकिल हमारे करीब आकर रुक गई। राधा इसी दौरान सड़क के किनारे बैठ चुकी थी। उसने सर को दोनों हाथों से थाम रखा था। एक दिया करो हम पर भाइया, मैंने मोटरसाइकिल सवार की तरफ देखते हुए मस्कीन लहजे में कहा। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। क्या बात है? उसने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर गर्दन घुमाकर राधा की तरफ देखने लगा। हमें आदिनाथ मंदिर जाना है, मैंने कहा। यहाँ तो कोई सवारी नजर ना आवे। मेरी जोरू बीमार है, तुम मेहरबानी करो हमें अपनी फटफटिया पर बिठा कर आगे किसी जगह छोड़ दो जहाँ से हमें कोई सवारी मिल जाए। उसने एक बार फिर चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और सीट से खिसक कर आगे पेट्रोल वाली टैंकी पर पहुंच गया। अपनी जोरू को मेरे पीछे बिठा दो और खुद इसके पीछे बैठ जाओ, उसने कहा। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। मैं पहले ही समझ गया था कि ये अकेला आदमी हमारी निगरानी करेगा। अगर मैं इसे ना भी रोकता तो आगे किसी जगह पर किसी और को इशारा कर देता और वहां से दूसरा आदमी हमारा ताकुब शुरू कर देता, लेकिन मैं इसे वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। ए भगवान, जल्द आ जा, श्रीमान हमें अपनी फटफटिया पर आगे चौक पर छोड़ देंगे, मैंने राधा की तरफ देखते हुए आवाज लगाई। राधा उठकर मोटरसाइकिल के करीब आ गई और उस शख्स के पीछे इस तरह बैठ गई कि उसकी एक टांग एक तरफ और दूसरी तरफ थी। मैं राधा के पीछे बैठने की बजाय मोटरसाइकिल के सामने आ गया और अचानक ही जेब से पिस्तौल निकाल लिया। अब तुम मोटरसाइकिल से उतर जाओ भाइया, मैंने हुर्राते हुए कहा। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रही। उस शख्स का चेहरा धुआं हो गया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर उल्टे हाथ का घूंसा जड़ दिया। वो कराता हुआ पीछे राधा से टकराया। अगर तुमने नीचे उतरने में एक लम्हे की देर की तो गोली से उड़ा दूंगा, मैंने पिस्तौल उसके सीने की तरफ करते हुए हुर्रा कर कहा। ये मत समझना कि तुम बचकर निकल जाओगे, वो मोटरसाइकिल से उतरते हुए बोला। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, वो पाताल तक तुम्हारा पीछा करेंगे। फिलहाल तो तुम हमारा पीछा छोड़ो, तुम्हारे आदमियों से बाद में निपट लूंगा, मैंने कहा। वो नीचे उतरा तो मोटरसाइकिल राधा ने संभाल ली। अब तुम उस पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दो, मैंने उस शख्स को पिस्तौल से इशारा किया। वो मेरे हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। वो सड़क से हटकर जैसे ही चंद गज आगे बढ़ा, मैंने पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। गोली उसकी खोपड़ी में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। फायर की आवाज दूर तक फैल गई। मैंने पिस्तौल जेब में डाला और राधा को पीछे हटाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। राधा ने भी अब दोनों टांगे एक तरफ कर ली। मैंने एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उसे वापस मोड़कर थोड़ा ही फासला तय करने के बाद पहाड़ियों में एक तंग पगडंडी पर डाल दिया। मुझे यकीन था कि हर सड़क पर उनका कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा, इसलिए मैं बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे तक पहाड़ियों में घूमने के बाद हम एक सड़क पर निकल आए। उस वक्त सूरज गुरूब होने में थोड़ी देर बाकी थी। ये कोई शॉपिंग एरिया था और यहाँ अच्छी खासी चहल पहल थी। होशियार ना जी, राधा आगे झुकते हुए मेरे कान के करीब चीखी। मोटरसाइकिल पर दो आदमी हमारे पीछे लग गए हैं। उन्होंने ये मोटरसाइकिल पहचान लिया है और मुझे भी पहचान लिया है। उनमें एक संग्राम है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने मोटरसाइकिल के हैंडल पर लगे आईने का जाविया दुरुस्त करके देखा। वो मोटरसाइकिल तकरीबन 50 गज दूर थी। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर राधा के हाथ में थमा दिया। वो करीब पहुंचे तो गोली चला देना, मैंने कहा और मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी।